आज़मगढ़ की सरज़मी पे अगर कोई बहुत ज़्यादा काम किया हो तो कौन है, इसी का पता लगाने के लिए पहले 2 दल थे, फिर 3 दल हुए, फिर 4 दल हुए। आज अनेकों की तादाद में तमाम प्रकार के दल आज़मगढ़ की झोली में गिरे हैं, सिर्फ यही बात को लेकर कि विकास। अब जब बात आती है आज़मगढ़ के सदर विधानसभा से, जहां 8 बार से रहे दुर्गा प्रसाद जी विधायक हैं, कितना काम हुआ है, उनकी सीट की सारी हकीकत जानने के लिए हम आए थे सदर विधानसभा में। और इत्तेफाक हमें सर मिल गए, और इत्तेफाक नहीं बल्कि हमने बड़ी मेहनत की इनसे मिलने के लिए। और कमर कमाल आपका नाम है, आप एमयू के छात्र भी रहे हैं। शिबली कॉलेज छात्र। अच्छा, शिबली कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष जी आप रहे हैं, और काफ़ी बड़ा नाम है आज़मगढ़ के लोगों में। और ख़ास एक परिचय जो मैं देना चाहूँगा वो MIM से सदर विधानसभा से आप प्रत्याशी भी हैं, क्यों जी तो क्या चाहेंगे अभी? जैसे हम अगर कहें कि कमर कमाल साहब, आप एक बात बताएं, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हों। नहीं, देखिए, ख़ास तौर से हम लोग जिस खित्ते में रहते हैं जी, वो खित्ता आज़मगढ़ के नाम से जाना जाता है। जी, और आज़मगढ़ अगर जाना जाता है तो अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की उस अज़ीम अदारे की वजह से जाना जाता है। तो हमारी पहचान या हमारी शनाख्त जो है कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमती नज़र आती है। जी, तो मेरा शुरुआती जीवन जो है, मैं मुख्यालय से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है छोटा सा, फ़खरुद्दीनपुर। जी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं वहाँ से निकल कर यहाँ आया। और अल्लाह तबारक व तआला का वो लाख लाख एहसान है, तमाम लोगों की दुआएं थी, तमाम लोगों का साथ था। और मैं 2017 में शिबली कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष मुंतखब हुआ। और उसके बाद से धीरे धीरे सफ़र मेरा बढ़ता गया। मैं पिछला जो पंचायती चुनाव में मैं गजाहड़ा वार्ड नंबर 84 से मजलिस का ही समर्थित कैंडिडेट था, और वहाँ मैंने सेकंड पोल किया। तो उसके बाद फिर मामला रफ्ता रफ्ता जिस तरीके से होता है ना कि आदमी प्रोग्रेस करता गया, और अचानक से फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे ये कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। हालांकि आज के परिवेश में इस तरीके की बातें थोड़ा सा सोचना अजीब सा लगता है कि तरीके से देखें जहाँ पे RUC और चंद्रशेखर रावण दोनों एक हों, और इसे में MIM को कितना नुकसान पहुँच सकता है आज़मगढ़ की विधानसभा, आज़मगढ़ की सीटों से, जब 2 मुस्लिम पार्टी, एक दलित पार्टी एक मुस्लिम पार्टी एक हो, और MIM भी बीच में हो, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जहाँ तक चंद्रशेखर रावण साहब का सवाल है या मौलाना अमीर इरशादी साहब का सवाल है, जी, दोनों लोग अपनी अपनी जिस विचारधारा पे राजनीति कर रहे हैं, और कहीं कहीं MIM का भी विचारधारा मैच भी कर रहा है। जी, जी, तो थोड़ा बहुत तो असर देखने को मिल सकता है। और मैंने कई बार ये कोशिश भी की, और आज भी कह रहा हूँ, चूँकि एक कैंडिडेट होके इस तरह की बात करना बहुत जिगर वाली बात होनी चाहिए, बहुत। जी, जी, जी। तो फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और आज भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी रात में ही बात किया हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व से कि किसी तरीके से सब लोग 2 मिनट रुक जाइए जी, एक दूसरे से अलायंस करके लड़ा जाए तो बेहतर है। क्योंकि हम मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है इस पार्टी में कि भाई हम तमाम लोगों को, जो तमाम मुसलमान आज तक ठगे गए हैं, उस सारी चीज़ों से हटकर जब अपनी क़यादत की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं उसमें मौलाना अमीर इरशादी साहब की कमी झलकती है। अच्छा। और ये हमारी कोशिश है, मैं दिल से ये चाहता हूँ कि हम लोग आपस में एक होकर। लेकिन आपके सदर या आपके बड़े अध्यक्ष तो नहीं चाहते ऐसा? देखिए, अब क्या मामला है, शायद 1-2 बार कोशिश भी हुई है। अब उन लोगों के दरमियान क्या मामला है वो अलग चीज़ मैटर करता है। मैं जहाँ तक मैं अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा हूँ, आज भी प्रयासरत हूँ कि वो अलायंस हो जाए, ताकि एक जो कमर कमाल साहब, आप ये बताइए, आप सपा और भाजपा को आज़मगढ़ में किस तरीके से देखते हैं, या क्या फ़र्क है? देखिए, खैर, ये आज़मगढ़ का इतिहास तो हमेशा से रहा है कि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये भी उठता है कहीं ना कहीं कि जैसे समाजवादी के गढ़ होने के बावजूद भी मुसलमान समाजवादी का एक, समझ लीजिए कि एक बेस वोटर के रूप में रहा है हमेशा से। जब से समाजवादी पार्टी वजूद में आई है तब से लेकर आज तक, चाहे उनके पिताश्री को मुख्यमंत्री बनाना हो या उनको खुद मुख्यमंत्री बनाना हो, हमेशा से जो अहम किरदार रहा है इस खित्ते में, वो आज़मगढ़ के मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन आज
हर तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। मुसलमानों को इग्नोर किया, मुसलमान नेताओं को इग्नोर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति इनकी है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है बिल्कुल साफ, कि ये इनके नज़र में, इनके जहन में ये चल रहा है कि कहीं अगर हमने इनको अपने पास रखा या इनको अपने साथ रखा या हमने मुसलमानों का नाम लिया, जैसे आपने कई बार देखा होगा माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपनी बातों में या अपने ट्वीट्स के माध्यम से कभी मुस्लिम लफ्ज़ भी नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं उनको ये खतरा बना हुआ है कि जो हमारे जो उनके बेस वोटर्स हैं, यादव भाई हमारे जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे खिसक कर बीजेपी के साथ। अच्छा, तो फिर हमें ये बताइए, जहाँ आपके पार्टी के सदर कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, फिर वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम नॉन मुस्लिमों के रहनुमा हैं, तो ऐसा एक पॉइंट बन गया है और लोगों के दिमाग में, क्या कहेंगे आप इसमें? क्या जातिवाद की होने लगी है राजनीति उत्तर प्रदेश में? देखिए, खैर उत्तर प्रदेश और बिहार का तो इतिहास हमेशा से जातिगत समीकरण पे डिपेंड रहा है जी। लेकिन हमारे सदर साहब न सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं बल्कि वो हमेशा मजलूमों की बात करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि MIM, ये आप ही की पार्टी से एक तंज आया था। मैं ये सवाल इसलिए किया था कि बीजेपी नॉन मुस्लिम, हालांकि सेकुलरिज्म का बात तो वो भी करते हैं जी, सेकुलरिज्म की बात आप लोग भी करते हैं जी, लेकिन देखा नहीं जा रहा है कहीं। नहीं, हमने तो जैसे आप बीजेपी के 403 प्रत्याशियों में से आप कोई भी एक मुस्लिम कैंडिडेट आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप उसको पब्लिकली तो करें, सामने तो लाएं, नज़र तो आए कि हाँ वाकई सेकुलरिज्म को चाहते हैं और सेकुलर बात करते हैं। लेकिन हमने तो करके दिखाया है। हमने आपके बगल, जस्ट हमारे बगल का जो पंडित जी हरीश मिश्रा का उनको कहा जाता है, बनारस वाले मिश्रा जी, उनको हमने टिकट दिया है। साहिबाबाद गाजियाबाद से हमने पंडित मनमोहन झा जी को टिकट दिया है। और यहाँ तक आप देख लीजिए हमारी जो टोटल लिस्ट, हमने 100 कैंडिडेट में 19 हमारे जो हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। तो इससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी या मुसलमानों की सिर्फ बात नहीं करती, ये तमाम उन मजलूमों की बात करती है जो संविधान को चाहते हैं, जो वाकई जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ये नहीं कि सोकॉल्ड सेकुलर जो हैं लोग, उनसे आपको हट कर ये नज़र आएंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ कलेक्ट्रेट भवन पे हैं। यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेडिंग सीलिंग करी गई थी, पूरा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा था एक एक गाड़ियों का। ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे क्यों हैं, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं गए? नहीं, मैं तो क्षेत्र में ही जा रहा था, लेकिन आज चूँकि कुछ काम की वजह से, पर्सनली काम जो कॉल आई कि जो मैंने नॉमिनेशन किया था उसमें थोड़ा सा कहीं कुछ त्रुटि थी, उसके संबंध में कॉल आई। तो मैं एक लोग को किसी को भेजा तो वो उसको अरेंज नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से मुझको यहाँ आना पड़ा। मतलब कुछ प्रतिक्रिया रह गई थी। कुछ प्रतिक्रियाएं रह गई थी। अच्छा, ऐसे में जहाँ हम देखते हैं, अच्छा AMU से आपका क्या ताल्लुकात है, क्योंकि बड़ा नज़दीक का रिश्ता देखा जा रहा है? देखिए, AMU और अल्लामा शिबली यानी सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का जो रिश्ता था वो किसी से छिपा नहीं था। मेरा अलीगढ़ से वही रिश्ता है जो आपका आजमगढ़ से है। जी, समझ सकते हैं आप। जी। मैं कभी हालांकि तालीम याफ्ता नहीं रहा हूँ, तालीम हासिल नहीं किया हूँ अलीगढ़ से। मेरी सारी तालीम जो मुकम्मल हुई वो शिबली कॉलेज में और हाल फिलहाल चल भी रही है शिबली कॉलेज में। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मेरी उम्र अभी 27 ईयर ही है। मैं 27 साल का ही हूँ। और लेकिन जो रिश्ता वो हमारा रहा है वो एक भाई का रहा है। जैसे आजमगढ़ के ख़ास तौर से जो हमारे खित्ते, जैसे हमारे यहाँ देखिए आप 100 साल से ऊपर का इतिहास समेटे हुए है ये अल्लामा शिबली नुमानी का अदारा, ये शिबली कॉलेज, लेकिन आज वहीं पे ठहरा हुआ है। इसको जहाँ होना चाहिए था आज वहाँ तक है नहीं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सोकॉल्ड जो सेकुलर लोग थे, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमको। और ये सबसे बड़ा हमारा जो चुनाव लड़ने का मकसद है, हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि जैसे देखिए हम जो हमारी इस पूरे ज़िले में या इस पूरे असेंबली में उसकी सीट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तालीम का जो कोई ऐसा बहुत अच्छा निज़ाम नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए था। आजमगढ़ हमेशा से एक ऐसी धरती रही है जो तमाम दानिश्वरों की धरती रही है, तमाम फिलासफरों की धरती रही है। एक बड़े से बड़े नाम यहाँ गुजरे हैं, लेकिन उस धरती पे अगर आज भी तालीम का जो स्तर है वो अब भी ज़्यादा डेवलप ना कर पाए तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे राजनेताओं की बड़ी गलती होगी। जी। और दूसरी चीज़, मैं युवा हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर मेरे माँ बाप या मेरे घर परिवार या मेरे लोग या मैं खुद अगर कुछ उम्मीद अगर जवान हो रहा हूँ तो लोगों की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता होने लगती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। और ऐसे में अगर हमको कोई रोज़गार का संसाधन उपलब्ध ना हो, अगर ऐसे में हमको कोई तालीमी लिहाज से भी कोई ऐसी इंस्टीट्यूट ना उपलब्ध हो जिससे हम आगे कुछ अपने आप को इस तरीके का प्रोड्यूस कर सकें कि हम हमारे अंदर कोई टैलेंट, हमारे अंदर कोई काबिलियत है,
और इस ये हमारे मेन मुद्दे हैं, जो कि सबसे पहला जो है तालीम का। अच्छा ये बताएं, आप एक स्टूडेंट भी हैं, तो ये MIM जैसी पार्टियों में जाना क्यों, जबकि कांग्रेस या बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो नेशनल लेवल पे हैं, ऐसे में ना जाकर MIM में जाना क्यों, क्या वजह है? अच्छा ये बताएं, जब तमाम लोग ऐसे ही, चाहे हमारे बहुत से साथी हैं जो आज भी उन दलों से जुड़े हुए हैं जी। इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैं वाहिद शिबली कॉलेज का ऐसा छात्र नेता हूँ जो MIM से जुड़ा हुआ हूँ, ये भी फैक्ट है जी। कि मैं वाहिद शिबली कॉलेज का छात्र नेता हूँ जो MIM से जुड़ा हूँ। ये एक वजह थी, हमने ये सवाल पूछा। हाँ, मैं उसके पीछे वजह बताता हूँ। देखिए, जैसे हम हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि हमारी जो लीडरशिप है, जैसे हमारी पूरी कौम के अंदर एक से एक आपको नेता मिलेंगे। जैसे हमारा एक भाई भी लड़ रहा है 350 से, हुज़ैफ़ा आमिर इरशादी, अलीगढ़ का वो सचिव था, और मैं उसको बड़ा भाई, अपना भाई मानता हूँ। तो आपको वो चीज़ उसमें नज़र आएगी जो आम नेताओं में आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा। आप अगर आपने उनका इंटरव्यू लिया होगा तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आया होगा। तो ये जो हमारी लीडरशिप है, वो ये अदर पार्टियाँ हमको डेवलप नहीं होने दे रही। हर पार्टियों में, चाहे वो SP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी के तो खैर हम नाम ही नहीं ले सकते। क्यों, ऐसा क्या वजह है? किसके लिए? बीजेपी के लिए। बीजेपी भाई, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप किस लिए नियुक्त किए जाते हैं? कहाँ? छात्र संघ के लिए? नहीं, आप मान लीजिए विधायक हैं, आपसे जनता यही उम्मीद लगाए कि आप विकास करेंगे। बिल्कुल। तो उनसे कौन सी उम्मीद लगाई जाएगी कि वो ताजमहल बनाएंगे? वो भी विकास करेंगे, आप भी विकास करें, जनता के सेवक वो भी हैं, आप भी हैं, फ़र्क क्या है? बता दे रहे हैं ना। तो अगर विकास हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, वही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं। न तो आपने 2 साल का कोरोना काल भी देखा, उसमें भी आपको विकास नज़र आ गया होगा, कितना विकास हुआ, कितनी सेवाएं हुई हैं। आप ये जितने आपको सारी संसाधन और वो सारी चीज़ें नज़र आएंगे, ये पहले की आपको नज़र आएंगी। 5 साल की हुकूमत गुजरी है, क्या मिला? 5 किलो वो दाल और चावल से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, जहाँ आप ये आरोप लगाते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, शोरूम वाले के यहाँ से जब सर्वे निकल के आता है तो पिछले के अकॉर्डिंग 2 गुना गाड़ियाँ ज़्यादा निकलने लगी हैं। देखिए, अब तो आय भी दुगनी हो गई है, इतना कह सकते हैं सर। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गाड़ियाँ बढ़ी हैं और आय दोगुनी हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि इंटरनेशनल जो मार्केट है जी, वो वहाँ बैरल क्या है? जी हाँ, वहाँ डाउन हो सकते हैं, वहाँ डाउन है, लेकिन फिर भी आप यहाँ महंगा है, तो महंगाई की मार कहीं ना कहीं जनता झेल रही है, और इससे विकास करने में भी कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका समय देने के लिए और जनता आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।